हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट और फ्री कंसेंट पढ़ेंगे। कंसेंट मीन्स सहमति। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑफर और एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति के बीच में सबसे बड़ा संबंध होता है सहमति का, कंसेंट का रिलेशन होता है। इसमें सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि कंसेंट का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है। नॉर्मल भाषा में तो हम कंसेंट को सहमति बोलते हैं, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट का मतलब है कंसेसस एड आइडम। कंसेसस एड आइडम का एक ये लैटिन मैगजीम है जिसका अर्थ होता है मीटिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। मीन्स ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं मेरी गाड़ी 20,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ, तो ए जिस गाड़ी की बात कर रहा है बी उसी गाड़ी को समझ रहा है, तभी यहाँ पर कंसेंट मानी जाएगी, अदरवाइज वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कंसेंट इसी मैगजीम्स पर आधारित है। सेक्शन 13 में दे रखा है कंसेंट, और 14 में फ्री कंसेंट दे रखा है। फ्री कंसेंट मीन्स, फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि सहमति होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है सहमति धोखे से ली गई हो सकता है सहमति झूठ बोल के ली गई हो, दबाव में ली गई हो, या फिर छल कपट द्वारा ली गई हो। तो सहमति का भी फ्री होना बहुत ज़रूरी है, फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये सेक्शन 14 में दे रखा है। सेक्शन 14 में जो दे रखा है उसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट, कोई कंसेंट तभी फ्री मानी जाएगी जब वह फ्रॉड द्वारा ना ली गई हो, जब वह कोरिजन द्वारा ना ली गई हो। फ्रॉड मतलब कपट, कोरिजन मतलब उत्पीड़न। जब वह अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा ना ली गई हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अनुचित प्रभाव या असम्यक असर, या फिर जब वह मिथ्या वर्णन द्वारा ना ली गई हो। मिथ्या वर्णन मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये चार, और भूल भी, कपट, मिस्टेक भी आती है इसमें। ये चार चीज़ें हैं जिसमें फ्री कंसेंट कवर होता है। इट मीन्स अगर ये चार चीज़ों के थ्रू कोई कंसेंट ली गई है, छल किया गया है कंसेंट लेने में कपट किया गया है, कंसेंट लेने में कोई झूठ बोला गया है, या कंसेंट करने में कोई अनुचित प्रभाव का उपयोग किया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन का उपयोग किया गया है, अंडू इन्फ्लुएंस का उपयोग किया गया है, कोरिजन का उत्पीड़न किया गया है, तो वहाँ कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। ऐसे केस में जिससे इस तरह की कंसेंट ली गई है उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2I में दे रखी है। सेक्शन 2I में ये कहा गया है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर ही इन्फोर्सेबल हो, अदर पार्टी के ऑप्शन पर नहीं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। या फ्री कंसेंट, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी मीन्स जो पीड़ित पक्षकार है, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ असम्यक असर हुआ है, कोरिजन हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा। मीन्स वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवा दे, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा दे। ठीक है, तो कंसेंट आपको समझ में आ गया, फ्री कंसेंट आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं उत्पीड़न पे। सेक्शन 15 में उत्पीड़न, प्रपीड़न, कोरिजन की परिभाषा दे रखी है। वहां पर यह कहा गया है कि किसी से कोई सहमति इस ऐसे कार्य से लेना जो फॉरबिडन हो किसी एक्ट द्वारा, या उसकी थ्रेटनिंग देना, उसकी धमकी देकर कोई काम करवाना, ऐसे काम की धमकी देना जो फॉरबिडन हो या जो ऑफेंस हो, उसको कहा जाता है कोरिजन। तो कोरिजन की डेफिनेशन हम एक बार सेक्शन 15 को डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन को डिकोड करते भी आना चाहिए, क्योंकि सेक्शन एज इट इज हमें लिखना रहती है। देखिए 13 में लिख रखा था कंसेंट डिफाइंड, टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो सेम थिंग इन द सेम सेंस, यही कंसेसस एड आइडम है। सेम थिंग एट इन द सेम सेंस, इसका मतलब ये हो गया कि सेम थिंग मतलब समान वस्तु, सेम सेंस मतलब उसी भाव। किस भाव में? जिस भाव में, जिस इफेक्ट से ऑफरर ने ऑफर दिया है, उसी इफेक्ट से या उसी सेंस से ऑफरर ने उसको समझा हो, तो यहाँ पर कंसेंट मानी।
मान लीजिए ए ने गाड़ी बेचने का बोला, उसके पास 2 गाड़ी है, एक BMW और एक ऑडी है, और बी समझ रहा है कि मुझे ऑडी का प्रस्ताव मिला क्योंकि उसने आज तक एक ही ऑडी गाड़ी ही देखी है, और जबकि सॉरी बी ने ऑडी गाड़ी का ऑफर समझा क्योंकि उसने आज तक ऑडी गाड़ी ही देखी है, जबकि ए के पास 2 गाड़ी है और ए जो है BMW का सोच रहा है। तो यहाँ ए सोच रहा है BMW का और बी सोच रहा है ऑडी का। तो यहाँ पर कंसेसस एड आइटम नहीं है, इसलिए कंसेंट भी नहीं हो रही है। फ्री कंसेंट की बात तो आगे करेंगे हम, यहाँ कंसेंट भी कवर नहीं हो रही है। ठीक है, फ्री कंसेंट में क्या कहेगा, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड। देखिए दोस्तों, हम यहाँ बोथ लैंग्वेज पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिविल जज या जुडिशरी जैसी एग्ज़ाम्स में दोनों लैंग्वेज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन भी आपको मेंस में करने को आता है, और कई बार ट्रांसलेशन जो है वो एज इट इज़ सेक्शंस के थ्रू पूछ लिया जाता है, सेक्शन डायरेक्ट में से सेक्शन उठा के पूछ लिया जाता है कि इसका ट्रांसलेट कीजिए। तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। सहमति स्वतंत्र कही जाती है जबकि वह निम्नलिखित द्वारा न प्राप्त की गई। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कोएरिजन, सेक्शन 15 में डिफाइंड है उत्पीड़न। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर या अनुचित प्रभाव भी बोल सकते हैं हम इसको। थर्ड है फ्रॉड, कपट, सेक्शन 17 में। और सेक्शन 18 में है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन। और सेक्शन 20, 21 और 22 में मिस्टेक दे रखी है। हालांकि मिस्टेक में 2 ही तरह का इफेक्ट बताया गया है। एक तो ये बताया गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायोलेटरल होगा तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, और अगर यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा तो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बायोलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, ये हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मिस्टेक एक अलग लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, अभी हम उत्पीड़न समझते हैं। सेक्शन 15 कोरिजन डिफाइन। अब 15, 16, 17 और 18 कंटिन्यूसली जो है फ्री कंसेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन किया गया है इसमें। तो कोरिजन कैसे डिफाइन किया है, कोरिजन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी इंडियन पिनल कोड or the unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. It means उत्पीड़न से आशय किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या कार्य करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 द्वारा निषिद्ध है, प्रतिबंधित है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए उसकी संपत्ति को विधि विरुद्ध निरोध करना। विधि विरुद्ध निरोध करना मतलब विधि विरुद्ध रूप से उसे अपने कब्जे में रखे रखना या कब्जे में रखने की धमकी देना। यहाँ पर 2 तरह की चीजें सामने आई हैं, 4 तरह की माने जाएंगे तो, पर हम इसको हम 2 को हम सब कैटेगराइज कर देंगे अदर 2 में। फर्स्ट है इंडियन पिनल कोड में डिफाइन या इंडियन पिनल कोड द्वारा प्रतिबंधित कोई एक्ट करना या उस एक्ट को करने की धमकी देना। ठीक है, जैसे ए ने बी को कहा कि अगर तुमने इस कागज पर साइन नहीं किए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, या मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, या मैं तुम्हारे माता पिता को जान से मार डालूंगा। तो इस डर के मारे उस व्यक्ति ने उस कागज पर साइन कर दिया, तो यहाँ पर वो एक्ट उसने किया है या उसकी धमकी दी। ठीक है, या सुसाइड अटेम्प्ट करना, कई सारे केस भी है ऐसे जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। केस का एक अलग लेक्चर बनाएंगे हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के बाद हम सेक्शन वाइज जो है केस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सेक्शंस पर फोकस कर रहे हैं, जब मेंस का पार्ट आएगा तब हम उसमें सेक्शंस उसमें केस लॉ भी ऐड करेंगे। तो आईपीसी में प्रतिबंधित कोई एक्ट करना या उस एक्ट को करने की धमकी देना, थ्रेटनिंग करना, एक तो ये हो गया। या कोई प्रॉपर्टी को इलीगली डिटेन करना, अवैध रूप से निरुद्ध करना या अवैध रूप से निरुद्ध करने की धमकी देना। मतलब मुझे किसी से कोई काम करवाना है तो मैं अगर उससे ऐसा काम मतलब उससे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसमें उसकी सहमति में इस रूप में लेना हो कि भैया अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरी प्रॉपर्टी जो है वो अपने कब्जे में ले लूँगा, और जब तक तो वो काम नहीं करेगा जब तक नहीं लूँगा। तो इस डर के मारे वो अपनी सहमति दे दे, ये भी जो है पार्ट ऑफ द कोरिजन है। या फिर मैं कोई ऐसा एक्ट करूँ या एक्ट करने की थ्रेटनिंग दूँ, धमकी दूँ
जो इंडियन पेनल कोड द्वारा प्रतिबंधित है, जैसे सुसाइड करने की धमकी देना, हाथ पे तोड़ने की धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना। ठीक है, तो ये हो गया माओ उत्पीड़न। अगला हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं। खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर, एक अंग्रेजी जहाज पर ऐसे कार्य द्वारा जो आईपीसी के अधीन आपराधिक अभित्रास की कोटि में आता है। आपराधिक अभित्रास मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी भी व्यक्ति को आपराधिक अभित्रास, धमकी देना, किसी भी रूप में कोई भी कार्य करने की धमकी देना कि तूने ये नहीं किया तो मैं ये करूंगा, ये नहीं किया तो वो करूंगा। तो जहाज में ऐसा काम करवा कर अगर कोई कार्य किया गया है तो यहाँ पर जो है माना जाएगा कि किसका उपयोग हुआ है, कोई रीजन का उत्पीड़न का उपयोग हुआ है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हुआ है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस एग्रीमेंट को या उस कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने किया है उसको वो वॉइड करवा ले, उसके लिए उसको कोर्ट में केस लगाना पड़े। ठीक है, अगला है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव या असम्यक असर। संविदा अनुचित प्रभाव द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सब्सिस्टिंग between the parties are such that one of the parties in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. ठीक है, संविदा अनुचित प्रभाव द्वारा या असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहाँ की या जब पक्षकारों के बीच में संबंध इस तरह से विद्यमान है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित कर सकता है। मतलब दो पार्टीज है, उनमें से एक पार्टी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है और दूसरी पार्टी का लेवल काफ़ी लो है। तो जो हाई लेवल वाली पार्टी है वो लो लेवल पार्टी को डोमिनेट करती है। अब इसमें रिलेशन समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट हो गए। ठीक है, फादर और डॉटर हो गए या फादर और सन हो गए। ठीक है, फादर अपने डॉटर से या फादर अपने सन से अपनी कंट्रोलिंग पोजीशन का मिसयूज करते हुए कोई भी एग्रीमेंट करवा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। या फिर मकान मालिक और किराएदार हो गए। ठीक है, इसके अलावा मालिक और सेवक हो गए, मास्टर और सर्वेंट हो गए। ऐसे कई सारे रिलेशंस हैं जिसमें डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज हो सकता है या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि डोमिनेटिंग पोजीशन का जब यूज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। उसका इफेक्ट सेम वही होता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। तो यहाँ भी अगर डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करते हुए अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला गया है, मान लीजिए मेरे कोई स्टूडेंट है, मैं उनसे कहूँ कि अगर तुमने ये ज़मीन मुझे आधे भाव में नहीं दी तो मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ाऊँगा या मैं आपको कभी नहीं पढ़ाऊँगा। तो इन्फ्लुएंस में आके उस बंदे ने, मजबूरी में आके उस बंदे ने जो है मुझे ज़मीन आधे भाव में बेच दी। यहाँ पर यह माना जाएगा कि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग हुआ है और जो स्टूडेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करने के लिए मेरे ऊपर केस लगा सकता है, उसके लिए उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब कई सारी चीज़ें इसमें सेकंड पॉइंट भी दे रखा है। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रिंसिपल a person is deemed to be in a position of dominating the will of another। विशिष्ट और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब ऊपर जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उन पर प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को डोमिनेटिंग करने की पोजीशन में कब समझा जाता है, तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है दो पॉइंट्स में। पहले पॉइंट में लिखा है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशंस टू अदर। मतलब जब उस अन्य व्यक्ति पर जब वह व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य व्यक्ति के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है। ट्रस्ट या ट्रस्टी हो गया, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट या टीचर हो गया। यहाँ भी रिलेशन ऐसा है कि मैं वास्तविक प्राधिकार रखता हूँ अपने स्टूडेंट के ऊपर, या कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के ऊपर वास्तविक प्राधिकार रखता है, या फादर अपने डॉटर या सन के ऊपर वास्तविक प्राधिकार रखता है, मकान मालिक अपने किराएदार के ऊपर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है। Where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्यता पर आयु, रुग्णता या मानसिक शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है। ऐसे व्यक्ति के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, संविदा करता है
जिसकी मेंटल एबिलिटी, मानसिक सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, किसके कारण? एज के कारण। एज काफ़ी हो गई उसकी, या फिर रुग्णता, कोई बीमारी हो उसे, या फिर मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण कोई उसे ऐसी बॉडीली इंजरी हुई हो जिसके कारण वो मेंटली इल हो गया, मेंटली जो है वो बीमार हो गया, और वो अ, उसके इफेक्ट को समझ ना पा रहा, तो यहाँ भी माना जाएगा कि अंडू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है। एक केस था जिसमें एक लेडी ने, जो अनपढ़ थी, उसने अपना टिकट जो है एक स्टेशन पे एक व्यक्ति को इस इंटेंशन के साथ चेक करने के लिए दिया कि उसने सही टिकट लिया कि नहीं लिया। यहाँ पर उस व्यक्ति ने धोखे से जो है उसका जो टिकट है वो एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि उसका टिकट जो है वो कम दूरी वाला था, और वो लेडी का टिकट जो इलिटरेट थी, अशिक्षित थी, उसका टिकट ज़्यादा दूरी वाला था। तो यहाँ पर ये माना गया कि उसने अंडू इन्फ्लुएंस का उपयोग किया है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। थर्ड पॉइंट है, वेयर अ पर्सन, जब भी मैं आपको कोई लेक्चर लूँ या कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी एक्ट पढ़ाऊँ, तो आप जो है आपके पास बैरेक्ट रखिएगा। बैरेक्ट से आपको लेक्चर को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। इस लेक्चर के बाद हम लोग जो है समय समय पर आपको पीडीएफ भेजते रहेंगे। पीडीएफ के थ्रू आप जो है उस नोट्स को कंप्लीट करने में, या उसको आप समराइज करने में, या उसके सिनॉप्सिस बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। Where a person who is in the position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable. The burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate the will of another. जहाँ की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा को डोमिनेट करने की स्थिति में है, उसके साथ संविदा करता है, और वह संव्यवहार देखने से ही, वह ट्रांजेक्शन देखने से ही दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्मा के विरुद्ध प्रतीत होता है। वहां यह साबित करने का भार कि संविदा अनुचित प्रभाव द्वारा नहीं की गई थी उस व्यक्ति पर होगा जो कंट्रोलिंग पोजीशन में था। मींस दो पर्सन है, एक पर्सन की स्थिति काफी हाई है और एक की काफी लो है। अब कोर्ट में केस गया कि हाई पोजीशन वाले ने लो पोजीशन वाले का मिसयूज करते हुए, अपनी डोमेटिक पोजीशन का मिसयूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? जो कंट्रोलिंग पोजीशन पे होगा, जिसकी पोजीशन हाई होगी, उसका ये दायित्व होगा कि वो ये साबित करे कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें अंडर इन्फ्लुएंस का यूज नहीं हुआ। Nothing in this subsection shall be affect to provision of section 111 of the Indian Evidence Act. इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 111 पर ये इफेक्ट नहीं करता है। 111 सबूत के भार के बारे में बात करती है, जिसका डिस्कशन हम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं। ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बी's coming of age of 10 by misuse of parental influence, a bond from B for a greater amount than the sum due in the respect of the advance. A employs undue influence. ए अपने पुत्र बी को, जो माइनर था, उसकी माइनॉरिटी के दौरान, उसकी अवयस्कता के दौरान कोई धन उधार देता है। अब बी जब वयस्क होता है, तो बी के वयस्क होने पर ए जो है अपने पैतृक असर का, अपने पिता होने का दुरुपयोग करते हुए उससे उधार धन के बाबत शोध राशि से अधिक, शोध राशि से अधिक मतलब मान लो 10,000 रुपये ड्यू है, तो उसने 20,000 रुपये का जो है एक बॉन्ड प्राप्त कर लिया अपने पेरेंटल पावर का मिसयूज करते हुए। यहाँ पर ये माना जाएगा कि ए ने बी पर अंडर इन्फ्लुएंस का यूज किया है। ऐसे अगले 3 एग्जाम्पल है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। फिर हम आते हैं फ्रॉड पर। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं फ्री कंसेंट का। फ्रॉड मतलब कपट। फ्रॉड मीन्स, फ्रॉड का अगर हम सिंपल एक लाइन में अगर समझें हम, तो फ्रॉड का मीन्स ये है कि कोई ऐसा फैक्ट बताना जिसके बारे में बताने वाला ये बिलीव करता हो कि वो फैक्ट एग्जिस्ट में नहीं है, वो फैक्ट अनट्रू है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इस बात पे विश्वास करते हुए भी वह प्रिटेंड करता है किसी अदर पर्सन को कि वो उस बात पे विश्वास करे, उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को माने, तो ये माना जाएगा कि उसने फ्रॉड का यूज किया। तो फ्रॉड को हम एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। सेक्शन 17, fraud means and include any of the following acts committed by a party to a contract or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract.
कपट से अभिप्रेत है, कपट से आशय है और इसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में से कोई ऐसा कार्य। देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानून का निर्वचन में आपने पढ़ा होगा, या कभी आप जब भी आपको मौका लगेगा जब आप पढ़ेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जब हम कानून का निर्वचन करते हैं तो उसमें डेफिनेशन के बारे में बताया जाता है कि जब डेफिनेशन में ये चीज़ें आती है कि इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब वो डेफिनेशन काफ़ी एग्जॉस्टिव है और डिफाइनिंग नेचर की नहीं है। इसमें किसी भी वर्ड को डिफाइन करने के बजाय ये बताया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ फ्रॉड की डेफिनेशन भी इसी तरह से दी गई है, इसका अर्थ भी दिया गया है और ये भी बताया गया है कि इसके अंदर क्या आता है। तो कपट से आशय है और इसके अंतर्गत क्या आता है, निम्नलिखित कार्यों में से कोई ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से, मतलब उसके मौन रहने से, या उसके एजेंट द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से, उसे धोखा देने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने का आशय से किया गया। अब क्या किया गया हो, टोटल 5 पॉइंट है। पहला, जो मैंने आपको बताया, जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना है जो है विश्वास नहीं करता कि वह सत्य। द सजेशन एज अ फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true। मुझे इस बात पर बिलीव नहीं है कि कोई फैक्ट जो है वो ट्रू है, फिर भी मैं किसी को अगर वो फैक्ट बताता हूँ कि यह ट्रू है या उस पर बिलीव करवाता हूँ तो ये माना जाएगा कि मैंने फ्रॉड का यूज किया है। सेकेंड है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ और बिलीव ऑफ द फैक्ट। किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, एक्टिव कंसीलमेंट। ये फैक्ट, कोई फैक्ट मुझे पता है कि ये फैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसमें फैक्ट को मैं जानबूझकर छुपा रहा हूँ, मुझे पता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट में है या फैक्ट एग्जिस्ट में नहीं है। जैसे मैंने, मान लीजिए ए ने बी से एग्रीमेंट किया घोड़ा बेचने का, जिस समय घोड़ा बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है उस समय घोड़ा मर चुका है और ए को इस बात की जानकारी है कि मेरा घोड़ा मर चुका है, फिर भी उसने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया और बी से उसने एग्रीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि उसने फ्रॉड किया क्योंकि उसने एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, उसने फैक्ट का क्या किया है, एक्टिव कंसीलमेंट, फैक्ट को उसने छुपाया है एक्टिवली, जानबूझकर छुपाना, सक्रिय रूप से तथ्य का छिपाया। सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सत्य बात असत्य बात को सत्य बताना ये जानते हुए कि वो बात असत्य है। सेकंड पॉइंट है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाया जाना। थर्ड है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ऐसा प्रॉमिस करना जिसको परफॉर्म करने का कोई इंटेंशन हो ही ना। प्रॉमिस किया कि मैं ये करूंगा और वो, जबकि जिस समय वो बंदा प्रॉमिस कर रहा है उस समय उसे पता है कि मैं उस प्रॉमिस को वैसे परफॉर्म करने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ वो फ्रॉड माना जाएगा क्योंकि बिना परफॉर्मिंग इंटेंशन के कोई प्रॉमिस करना ऑटोमेटिकली फ्रॉड माना जाता है कि जिस चीज़ को आपको कभी करना ही नहीं है उसका आप प्रॉमिस कर रहे हो तो फ्रॉड में आएगा वो। अगला है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई भी एक्ट जो धोखा देने की कैटेगरी में आता हो या धोखा करने योग्य कार्य में माना जाता हो। अगला है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। ऐसा कोई और एक्ट या ओमिशन, कार्य या लोप, कार्य और लोप हमने आईपीसी में पढ़ा था डेफिनेशन वाले पॉइंट्स में। कार्य मतलब कोई कुछ करना और ओमिशन मतलब कोई ऐसा कार्य कुछ नहीं करना जिसको करने के लिए बाउंड, कुछ ऐसा कार्य जैसे मान लीजिए कि एक जेलर है, उसकी ड्यूटी है कि वो कैदियों को जो है भोजन दे, अगर वो भोजन नहीं देता है तो उसने ऑफेंस किया है और उसने ऑफेंस जो किया है वो एक्ट करके नहीं किया है, उसने वो ऑफेंस ओमिशन करके किया है, मतलब जो करने की उसकी ड्यूटी थी वो नहीं किया उसने। तो जिसके लिए लीगली बाउंड हो वो नहीं करना, डेट इज ओमिशन। और अगर हम आईपीसी के कंटेक्स्ट में बात करें तो जिसको करना ऑफेंस है वो एक्ट, एक्ट करके भी ऑफेंस हो सकता है और ओमिशन करके भी ऑफेंस हो सकता है, कुछ करना या कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्य ऐसा लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि ने विशेष रूप से घोषित कर रखा है। ठीक है, अब कई बार पूछा जाता है कि मेयर साइलेंस जो है, केवल मौन रहना, फ्रॉड की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। तो इसी को एक्सप्लेनेशन में कवर किया गया है। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। नॉर्मली जनरली इनका ये मानना है कि केवल साइलेंस रहना किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में
या किसी फैक्ट को के बारे में जब पूछा जाए, जब नॉर्मली चुप रहना फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है जनरली, जब तक कि अनलेस द circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak. जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी ना हो जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य न हो जाए कि वह बोले, या जब तक उसका मौन जो है स्वतः बोलने योग्य ना हो जाए, स्वतः बोलने के तुल्य ना हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मौन रहना फ्रॉड में आता है या नहीं आता है। दो एग्जाम्पल्स इसके। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए knows to be unsound. A says nothing to B about the horse's unsoundness. This is not fraud in A. A जो है नीलामी द्वारा, बोली द्वारा, ऑप्शन द्वारा B को घोड़ा बेचता है, जिसके बारे में A को यह पता है कि वो एबदार है। एबदार मतलब बिगड़ेल घोड़ा है, और A घोड़े की ऐसे बिगड़ेल स्वभाव के बारे में B को कुछ नहीं बताता। तो यहाँ पर यह नहीं माना जाएगा कि A ने मौन रहते हुए कपट किया है। ठीक है। अब ये तो हो गया कि केवल चुप रहना कपट नहीं है। अब अगला एग्जांपल जो इसका ये है कि चुप रहना कपट कब कहलाता है, तो वो समझते हैं। B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. अब यहाँ A और B, A जो है B जो है वो एक की बेटी है, बी ए की बेटी है, और अभी अभी जो है वो वयस्क हुई है। यहाँ पर पक्षकारों के बीच संबंध के कारण ए का यह दायित्व हो जाता है, ए का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो घोड़े के बिगड़े स्वभाव के बारे में अपनी पुत्री को बता दे। अगर वो नहीं बताता है तो यहाँ माना जाएगा कि उसने मौन रहकर कपट किया है। तो मौन रहना कपट है या नहीं है, अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो जनरली तो नहीं है, जब तक कि मौन रहना स्वतः बोलने के योग्य ना हो जाए, स्वतः बोलने के तुल्य ना हो जाए, या फिर मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य ना हो जाए कि उसे बोलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यपदेशन या मिथ्या व्यपदेशन। ये फ्रॉड का ही एक पार्ट मान लें। फ्रॉड में जो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि बोलने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि ये बात जो है असत्य है या मिथ्या है, और उसको वो सत्य के रूप में प्रकट करता है। मिथ्या वर्णन में बोलने वाले को यह नहीं पता होता है कि वो बात असत्य है, और वह उस बात को सत्य मानकर ही जो है वो सामने वाले व्यक्ति को बताता है। इसके लिए एक डेरी वर्सेस पीक का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन सेक्शन 18 में दी गई है। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. दुर्व्यपदेशन से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है उस बात का जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान या पॉजिटिव एजर्शन, एक कथन किया गया जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है उसे जानकारी में ना हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी बात के जो असत्य है सत्य होने का विश्वास करते हुए अगर उसने कोई बात कही है तो वो फ्रॉड में ना आते हुए मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। हालांकि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों का ही इफेक्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। बट जब हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है। सेकेंड पॉइंट, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to his prejudice of anyone claiming under him. कोई ऐसा कर्तव्य भंग करना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करना, जो प्रवंचना करने के आशय के बिना न किया हो, जो धोखा देने के आशय से न किया गया, उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा या अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य पर उससे व्युत्पन्न अधिकार के दावा करने वाले किसी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रभाव पड़े। धोखा देने के उद्देश्य के बिना किया जाता है कार्य, और ऐसे कार्य का इंटेंशन होता है फायदा प्राप्त करना, अनुचित फायदा प्राप्त करना। तो यहाँ पर ये जो है दोनों पॉइंट्स में अनुचित प्रभाव मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन माना जाएगा। 19 में वॉइडेबिलिटी दे रखी है कि अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ये सेक्शन 19 में कहा गया है।
When consent is to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. जिसकी कंसेंट इस तरह से ली गई है, फ्री कंसेंट के बिना नहीं ली, फ्री कंसेंट से नहीं ली गई है, उसके ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाएगा. अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में, इफ ही थिंक्स फिट, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. संविदा का वह पक्षकार जिसकी सहमति कपट या दुर्व्यवदेशन से कारित हुई थी, यदि उसे ठीक लगता है तो वह आग्रह कर सकता है कि संविदा का पालन किया जाए. जैसे मैंने आपको बताया था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करे या वैलिड करे. ठीक है, तो अगर वो वैलिड करना चाहता है तो वो जो है रिक्वेस्ट कर सकता है, इंसिस्ट कर सकता है, और जब वो ऐसा करता है तो वह उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वो होता है यदि किए गए व्यपदेशन सत्य होते हैं. ठीक है, पर ऐसा अगर वो एक बार कर देता है तो फिर से वो रिवर्स नहीं आ सकता, एक बार आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, एक्सेप्शन, if such consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent within which the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the parties whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence. एक्सेप्शन ये है कि अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, सम्यक तत्परता से या मामूली तत्परता से अगर तथ्य का पता लगाया जा सकता था पक्षकार द्वारा, एग्रीड पक्षकार द्वारा, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम लोग. अगले सेशन में हम लोग मिस्टेक पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू गाइस.